अब नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया, देखिए संयुक्त का नाम ही सुनते ही पता चल रहा है जिसमें एक से अधिक क्रिया हो, कि जिसके अंदर एक से अधिक क्रिया हो। कहने का मतलब जिसमें एक तो मेन वर्ब हो और उसकी और क्या हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब हो, अर्थात उसके साथ में सहायक क्रिया हो, कि उसके अंदर एक से अधिक क्रिया का निर्माण किया गया, उस वाक्य के अंदर एक से अधिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जैसे वह भोजन कर चुका है, वह भोजन कर चुका है। अब कर का मतलब करना, चुक का मतलब चुकना। अब इसके अंदर 1, 2 और 3 ये क्रिया का रूप है, इसको हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें मेन तो क्या है, मेन तो क्या है, करना, कि वह भोजन, उसने भोजन कर लिया होगा। अब इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कर लिया होगा, अब कर लिया होगा। अब ये भी क्या है, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, क्योंकि इसके अंदर एक से अधिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो कह सकते हैं कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक मूल धातुओं के योग से बनी हो, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वे छात्र पढ़ते रहते हैं, वे छात्र पढ़ते रहते हैं। अब वे छात्र पढ़ते रहते हैं, अब पढ़ना, रहना और होना, यानी कि इसमें पढ़ना है, मेन तो जो क्रिया है वो क्या है, पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसमें रहते हो हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, सबका सब इसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट जैसे एक वाक्य है, बच्चे बगीचे में जा रहे हैं। अब बच्चे बगीचे में जा रहे हैं, अब जा रहे हैं एक क्रिया, 2 क्रिया और 3 क्रिया, इसका मतलब ये क्या है, संयुक्त क्रिया। तो ये है प्यारे बच्चों संयुक्त क्रिया, इसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया, कि जिस क्रिया के अंदर या जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के सहयोग से बनी हो या योग से बनी हो, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। अब बात करेंगे हम प्यारे बच्चों अंत में जो बात की गई है पूर्वकालिक क्रिया की या कृदंत क्रिया की। कृदंत यानी कि कृदंत, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, क्रिया प्रत्यय के कारण। अब इसके अंदर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि कृदंत क्रिया क्या होती है और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। इसके अंदर हम अच्छे से इस चीज़ को जानेंगे, और 7th की जो बुक है उसके अंदर कुछ अलग बात बताई गई है, वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। 8th क्लास की बुक में केवल पूर्वकालिक क्रिया के बारे में ही जानकारी दी गई है, पूर्वकालिक क्रिया है वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन कृदंत क्रिया क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे कि इसके अंदर वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया होती है। अब कृदंत क्रिया क्या होती है, देखिए कि जो क्रियाएं शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय जानते हैं, यानी कि क्रिया के द्वारा, क्रिया के अंत में क्या होता है, कोई प्रत्यय लगता है तो वो होता है कृदंत प्रत्यय, ठीक है। यानी कि प्रत्यय के निर्माण से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि क्रिया, जैसे मान लो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं लिख शब्द है, लिख शब्द है, और ये क्या है, एक क्रिया का रूप है, और इसके आगे ना जोड़ दिया, ठीक है, ये क्रिया का रूप बन गया लिखना, तो ये क्या हो गया, कृदंत क्रिया हो गई। कृदंत क्यों,
क्योंकि ये क्रिया के आगे हमने क्या जोड़ा है, कोई प्रत्यय जोड़ा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो क्रियाएं शब्दों के अंत में क्रिया के प्रत्यय लगता है या कोई शब्दांश लगता है, उसको जोड़ करके किसी क्रिया का निर्माण होता है, वो क्या कहलाती हैं, कृदंत क्रिया कहलाती हैं। अब इसके अंदर है ना तीनों जो हमारे क्या नाम है, जैसे इसके अंदर ये बताया गया है कि वर्तमान कालिक और भूतकालिक, कि भूतकाल के अंदर क्रिया का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे भूतकाल की कोई क्रिया है, जैसे राम ने गाना गाया, राम ने गाना गाया। अब ये गाया शब्द क्या बता रहा है हमें, ये हमें ये बता रहा है कि ये क्रिया क्या है, भूतकाल की है। ठीक है, ये क्रिया क्या है, भूतकाल की है। तो इसको हम कह सकते हैं कि भूतकालिक कृदंत क्रिया। क्यों? क्योंकि ये जो गाया शब्द है वो हमें इंगित कर रहा है कि ये क्या है, किसी गाया, गा था और उसके आगे हमने या प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये गाया। और ये गाया हमें, ये शब्द हमें इंगित कर रहा है या हमें इशारा कर रहा है, प्यारे बच्चों ध्यान से इस चीज़ को समझना, कि गाया शब्द हमें ये बता रहा है कि ये क्रिया क्या हो गई, पहले पूर्ण हो चुकी है। गाया यानी कि भूतकाल की बात हो रहा है, बात की जा रही है। तो इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, भूतकालिक कृदंत क्रिया। ठीक है, अब यही जैसे राम गाना गाता है, राम गाना गाता है। अब गाता, गा के आगे हमने क्या जोड़ा, ता प्रत्यय जोड़ा या कोई शब्दांश जोड़ा। और अब हमें गाता ता तेती यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। क्योंकि ये हमें क्या बता रही है, गाता शब्द हमें ये बता रहा है कि वर्तमान है, इसके अंदर क्रिया का रूप हमें ये बता रहा है कि ये वर्तमान है, इसलिए हम इसको कहते हैं वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी क्रिया के आगे कोई या तो कोई शब्दांश जोड़ा है या फिर हमने क्या किया है, उसके आगे कोई प्रत्यय जोड़ा है, तो उस क्रिया का क्या हो गया, एक निर्माण हुआ। और निर्माण होते ही वो हमें क्या बता रही है, भूतकाल का हमें इंगित कर रही है, भूतकाल के बारे में जानकारी दे रही है। तो वो क्या हो गई, भूतकालिक क्या हो गया, कृदंत क्रिया। यानी कि भूतकाल से हमें क्या करवा रही है, परिचय करवा रही है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि जिसमें हमें प्रेजेंट की बात करवा रही है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। अब बात करेंगे हम कि एक और इसका रूप बताया गया है, जैसे राम खाना खाकर विद्यालय गया। राम खाना खाकर विद्यालय गया। अब इसके अंदर खाना खाकर यानी कि उसने मेन काम करने से पहले जिस मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई और क्रिया, यानी कि मुख्य काम करने से पहले उसमें और कोई काम किया जाता है कर्ता के द्वारा, उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यही हम चौथा भाग या चौथा प्रकार कह सकते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है या कृदंत क्रिया क्या होती है। तो कृदंत क्रिया के 3 भेद बताए गए हैं, भूतकालिक कृदंत क्रिया, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। तो ये प्यारे बच्चों, अब इसके अंदर देखिए,
ये वर्तमान की ओर इशारा कर रही थी, वर्तमान का हमें परिचय दे रही थी। ये क्रिया हमें भूतकाल का परिचय दे रही थी। लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कर्ता के द्वारा कार्य विद्यालय जाने का था, लेकिन खाना खाकर जाना था कहाँ, उसका विद्यालय। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, एक काम और किया, अर्थात क्रिया मुख्य क्रिया से पहले उसने एक काम और किया। क्या किया, खाना खाया और तब जाकर के वो क्या हुआ, विद्यालय गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया होती है, उसके अंदर सबसे अच्छी बात, एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि उसके अंदर क्या होता है, जैसे सीधी सी सिंपल सी बात है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या होता है, जैसे सोकर, पीकर, नहाकर, धोकर, या और भी क्रिया है का रूप है, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कर रूप जोड़ सकते हैं। कर, केवल कर शब्द अगर हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है, बाद में क्या बन जाती है, पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। तो सीधी सी बात है कि पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्ता के द्वारा मुख्य क्रिया संपन्न होने से, या कर्ता के द्वारा जो मुख्य क्रिया करने से पहले किसी अन्य कार्य को किया जाता है, वो होती है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। ठीक है, तो पूर्वकालिक कृदंत क्रिया का मतलब है कि जिसके अंदर कार्य, मुख्य कार्य होने से पहले और कार्य किया जाता है कर्ता के द्वारा, वो होता है पूर्वकालिक क्रिया। अब प्यारे बच्चों एक बात और बताऊंगा मैं एक्स्ट्रा, इसके अंदर जो आपकी 7th की बुक में दे रखी है, उस चीज़ को अगर और हम जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अब क्रिया के अन्य रूप भी बताए गए हैं कि क्रियाएं, अन्य भी क्रियाएं होती हैं, तो ये होती हैं अन्य क्रियाएं। अन्य क्रियाएं के अंदर प्रथम जो बात की गई है वो होती है अपूर्ण क्रियाएं। अपूर्ण क्रियाएं यानी कि जो क्रिया पूर्ण न हो। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री ने, वाक्य है प्रधानमंत्री ने अमित शाह को बनाया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने अमित शाह को बनाया। अब इसके अंदर जब तक हम कोई भी शब्द नहीं भरेंगे वो क्या होगा, अपूर्ण क्रिया होगी, क्योंकि ये क्रिया पूर्ण नहीं है। जब तक इस वाक्य के अंदर यहाँ एक शब्द नहीं लिखा जाएगा तब तक हम इस चीज़ को, इस सेंटेंस को पूर्ण नहीं कह सकते। अब जैसे इसके अंदर हमने लिख दिया गृह मंत्री, अब क्या हो गया, ये प्रधानमंत्री ने अमित शाह को गृह मंत्री बनाया। अब क्या हो गया, ये पूर्ण क्रिया हो गई। तो जहां पर प्यारे बच्चों कि जिन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है, कि किसी क्रिया को जब तक हम उसके पहले कोई शब्द नहीं लिखेंगे तब तक वो क्रिया है वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अर्थात जिन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं अपूर्ण क्रिया। जैसे महात्मा गांधी कहलाए। महात्मा गांधी कहलाए, अब क्या कहलाए, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कहलाए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाए। तो यहाँ जब तक ये राष्ट्रपिता शब्द हम नहीं लिखेंगे तब तक इसको क्या नहीं कह सकते, पूर्ण नहीं कह सकते। तो ये है प्यारे बच्चों कि जिन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाती हैं, अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। अब अंत में
जाते जाते एक और चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, द्वित्व क्रिया। द्वित्व क्रिया, द्वित्व द्वित्व क्रिया, द्वित्व क्रिया यानी कि एक ही समान दो क्रियाएं आती हैं किसी वाक्य के अंदर, तो वो कहलाती हैं द्वित्व क्रिया। कि कभी हम देखते हैं कई कई वाक्यों के अंदर और कि एक ही शब्द है वो दो बार आता है और वो क्रिया का रूप होता है। जैसे वह खाते खाते सो गया, जैसे वह खाते खाते सो गया, वह खाते खाते सो गया। अब ये क्रिया खाना, खाते खाते, खाते खाते सो गया। अब खाते खाते शब्द दो बार आ गया और क्रिया है ये, और दो बार आ गई, तो इसलिए इसको कहते हैं हम द्वित्व क्रिया। यानी कि एक ही समान क्रिया जब दो बार वाक्य में आ जाती है, प्रयुक्त होती है, उसको हम कहते हैं द्वित्व क्रिया। जैसे बच्चा रोते रोते हंसने लगा, बच्चा रोते रोते हंसने लगा, बच्चा रोते रोते हंसने लगा। अब इसमें क्या है, दो बार ये रोते रोते शब्द है वो दो बार है, इसलिए इसको हम कहते हैं द्वित्व क्रिया। तो प्यारे बच्चों, ये था क्रिया का चैप्टर। इसको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से हर चीज़ को बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। और फिर भी अगर प्यारे बच्चों आपको किसी प्रकार की किसी भी चीज़ की शंका होती है तो उसके समाधान के लिए सदैव मैं आपके लिए तैयार हूँ। इसलिए बेझिझक है वो आप मेरे से संपर्क करें और हर चीज़ को पहले आप अपनी बुक के अंदर भी पढ़ें और मेरे जो वीडियोस हैं दोनों उनको देखें, और उसके बाद में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बेझिझक है आपके लिए मेरे द्वार हैं वो हमेशा खुले हैं और आप बेझिझक है वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।